नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रयागराज में शाही स्नान के साथ कुंभ की हुई भव्य शुरुआत, लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। कन्हैया उमर खालिद पर दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई टली, अब 19 जनवरी को होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में मीडिया से हुए रूबरू, कहा जनता के हित की बात करना सरकार की पहली प्राथमिकता। और 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू, प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2019 का आगाज हो चुका है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के संगम स्थल पर सबसे पहले नागा साधुओं और फिर अन्य अखाड़ों के साधु संतों ने शाही स्नान किया। इसके बाद श्रद्धालुओं का संगम तट पर डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को सूर्य के मकर गति में होने के साथ ही तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर कुंभ का महापर्व शुरू हो गया। ठंड के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की गर्मी का जोश प्रयागराज के पग पग पर अपने रंग में नजर आने लगा है। पहले शाही स्नान पर्व पर अखाड़ों के नागा सन्यासियों, महामंडलेश्वरों, साधु संतों सहित लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाकर कुंभ का श्री गणेश कर दिया। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने मामले में चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई करेगा। मंगलवार को जज के छुट्टी पर रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3 साल बाद भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा 9 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष कुमार ने बताया कि पत्र को राजनीति से प्रेरित बताते हुए लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इसे दायर किए जाने पर इसके समय को लेकर सवाल उठाया है। पुलिस ने जेएनयू परिसर में 9 फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने को लेकर दायर 1200 पन्ने के आरोप पत्र में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों में उमर खालिद तथा अनिबान भट्टाचार्य को भी आरोपी बनाया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा 2019 में फिर सत्ता में आएगी तो वह चुनाव से छुटकारा पाने के लिए संविधान में परिवर्तन करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि एकजुट होना और देश को बचाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्यों को घर घर जाकर भाजपा की योजनाओं का पर्दाफाश करना चाहिए। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की कोई मौजूदगी नहीं है, सिर्फ आप आने वाले चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने में समर्थ है। केजरीवाल ने भाजपा के शासन की तुलना हिटलर के शासन से की। उन्होंने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शाह ने हाल ही में एक रैली में ऐलान किया कि अगर भाजपा 2019 में जीतेगी तो वह अगले 50 साल तक सत्ता में बने रहेंगे। ये भाजपा की योजना का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 4.5 वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में विश्व में 9वें स्थान से बढ़कर 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति ताकत बनेगा। उन्होंने साफ किया कि 2019 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। साथ ही दावा किया कि सपा बसपा गठबंधन से लोकसभा चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बहराइच और लखीमपुर खीरी जिले में जनपद बहराइच में गृह मंत्री ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपईहीड़ा में 200 करोड़ से बनने वाले एकीकृत जांच चौकी का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यहां 145 एकड़ भूमि में 200 करोड़ की लागत से चेक पोस्ट का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत जांच चौकी रुपईहीड़ा होगी जो सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी भी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि पड़ोसी देश नेपाल से पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में रहते हैं। एकीकृत चौकी से इस पर अंकुश लगेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 63वें जन्मदिन के मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस मौके पर मैं सपा बसपा कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि वे अपने गिले शिकवे भुलाकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं और मुझे जीत का तोहफा दें। उन्होंने कहा कि आम चुनाव में यूपी से ही तय होगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए भाजपा के लोगों से सावधान रहें और गठबंधन को जिताने के लिए काम करें। मायावती ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था वहां से अब शिकायतें आने लगी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें पूरी ईमानदारी से लागू हुई तो किसानों की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। मायावती ने भाजपा को चेताया कि इस बार के चुनाव में उनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। देश के गरीब, किसान, मजदूर व युवा भाजपा को जवाब देंगे। एनडीए सरकार संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐसा पैकेज देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है जिसके तहत ब्याज रहित और बिना गारंटी के कर्ज दिया जाएगा और आय बढ़ाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि कृषि मंत्रालय इस बारे में नीति आयोग के साथ बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाने वाला है जिसमें छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने और वित्तीय राहत प्रदान करने के उपाय शामिल होंगे। इसमें 3 लाख रुपए तक का ब्याज रहित कर्ज भी शामिल है। सरकार फिलहाल उन किसानों को ब्याज रहित कर्ज मुहैया करवाती है जिन्होंने समय पर अपना कर्ज वापस कर दिया हो। बैंक ब्याज रहित कर्ज देने से हिचकते रहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे सरकार का साथ देंगे यदि वे ब्याज की राशि का भुगतान करें। इस साल पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस प्रस्ताव की घोषणा हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंक मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के बालांगीर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री और कार्यकर्ता काफी दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। परियोजनाओं का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री का ये दौरा आधिकारिक है। हालांकि इसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हिस्सा नहीं लेंगे। नवीन पटनायक की ओर से राज्य सरकार के कार्यक्रमों में व्यस्त होने का कारण बताया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पश्चिमी ओडिशा के बालांगीर की यात्रा के दौरान आधारभूत संरचना विकास, संपर्क और व्यापार में सहूलियत पर कई परियोजनाएं शुरू करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क और बालांगीर बिचुपाली के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के $60 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचने से घरेलू बाजार में दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों पेट्रोल के करीब 1 साल के न्यूनतम स्तर पर जाने के बाद पेट्रोल व डीजल के रेट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। मंगलवार को लगातार छठे दिन तेल की कीमतों में राजधानी दिल्ली समेत 4 महानगरों में उछाल देखा गया। दिल्ली में पहले ही तेल की कीमतें 70 रुपए के स्तर को पार कर गई। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल में प्रति लीटर 28 पैसे की तेजी आई। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 70 रुपए 41 पैसे पर पहुंच गए। वहीं डीजल भी 29 पैसे की तेजी के साथ 64 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचने के पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हंगामे तो इशू बेस होते हैं, अगर कोई इशू बनता है और आवाज उठाता है तो आजादी है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए। जनता के हित की बात करना हमारी पहली प्राथमिकता है। विपक्ष अगर घोषणा पत्र दबाव बनाते हैं, उनका ये कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परंपरा देश में पहली बार उन्होंने ही डाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार में भी हमने कई बड़ी घोषणाएं की और उनको पूरा किया था। मुबारक मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, नए वर्ष की भी और नए सत्र की भी। उम्मीद करते हैं कि ये सत्र भी आने वाले सत्र विधानसभा के जनहित के कार्यों को प्रायोरिटी देंगे, जनता के भले के काम होंगे, विकास के काम होंगे। इस शुभकामना के साथ में और इस भावना के साथ में हम प्रवेश कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। हंगामे तो इशू बेस होते हैं। अगर कोई इशू बनता है वास्तव में तो उस पर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको फ्रीडम है, परंतु कई बार अनावश्यक रूप से राजनीति करने के लिए उठाते हैं तो उसमें एतराज़ होता है। यही लोकसभा, ये विधानसभा में होता है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में
बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए, पर जनता के हित की बात करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। 15वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने विधायकों को शपथ दिलाई। विधानसभा के बाहर कई आकर्षक नजारे भी देखने को मिले। बहरोड विधायक बलवीर सिंह यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने पुत्र के साथ विधानसभा में पहुंचे। पहली बार विधानसभा पहुंचे विधायकों में भी खास जोश नजर आया। 15 जनवरी से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के सत्र का कामकाज कम से कम 23 जनवरी तक चलेगा। रेलवे अब थर्ड जेंडर को भी किराए में रियायत देगा। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले थर्ड जेंडर यात्रियों को किराए में 40% की छूट मिलेगी। आरक्षित टिकट लेते समय यात्री को मांग पत्र में पहचान बतानी होगी। यात्रा के दौरान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाना होगा। रेलवे बोर्ड ने समस्त जोनल रेलवे, क्रिस और IRCTC को निर्देशित कर दिया है। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में पहले से ही रियायत दी जा रही है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को सभी श्रेणियों में 40% की छूट दी जाती है, तो वहीं 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों को सभी श्रेणियों में 50% की छूट प्रदान की जाती है। आरक्षित टिकट के लिए भरे जाने वाले मांग पत्र में पुरुष और महिला के साथ थर्ड जेंडर वर्ग के यात्री को भी अपनी पहचान बतानी पड़ती है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी तरह से बढ़ते आंकड़े और मौतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। जोधपुर में एक जने की मौत हो गई, जबकि 64 पॉजिटिव मरीज सामने आए। पिछले 14 दिनों में कुल 32 मौतें हो चुकी हैं और 853 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। जयपुर में सबसे अधिक पॉजिटिव 26 और जोधपुर में 12 केस पॉजिटिव मिले। इनके अलावा अजमेर, जैसलमेर में 2-2, बाड़मेर में 5, सीकर, बीकानेर में 4, गंगानगर, कोटा, राजसमंद, जालौर में 1-1 पॉजिटिव मिले। इन जगहों के अलावा भी लगभग सभी जिलों में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि 14 दिन में 800 से अधिक स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान अभी भी देश में दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।